है डिश टीवी। सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं दो रुख। आज बात करेंगे अवैसी को रैली की नो परमिशन के दो रुख पर, जिसमें एक रुख है टीएमसी तो दूसरा रुख है एमआईएम। नाज़रीन, आप जानते हैं कि मगरबी बंगाल में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। मुल्क में कहीं भी इंतखाबात हो और एमआईएम का जिक्र न हो, ऐसा हो नहीं सकता। हैदराबाद के बाद महाराष्ट्र, बिहार और गुजरात में बल्दी इंतखाबात में कामयाबी के बाद अब नजर मगरबी बंगाल पर है। बंगाल को लेकर एमआईएम ने अपना रुख साफ कर दिया था कि वो मगरबी बंगाल में अपनी मौजूदगी का एहसास कराएगी और आवाम को मुतबादिल फराहम करेगी। वहीं इंतखाबी सरगर्मियों की शुरुआत में ही बंगाल में सियासी वफादारियां बदलने लगी और इत्तेहाद के सहारे तलाशने शुरू हो गए हैं। बीजेपी अपने दम पर सरगर्म है, बीजेपी की रैलियां हो रही हैं, लेकिन एमआईएम को जलसों की इजाजत को लेकर तल्ख तजुर्बात का सामना है और यहीं से एमआईएम की पब्लिसिटी भी जोर पकड़ने लगी है। अभी इलेक्शन को लेकर कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है, लेकिन सभी सियासी पार्टियां इंतखाबी बिगुल बजा चुकी हैं। एमआईएम को सियासी जलसे की इजाजत न मिलने पर असदुद्दीन ओवैसी ने ममता हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी का यह दोहरा रवैया है। एक तरफ तो वो इजहार राय की आज़ादी की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ इजहार राय की आज़ादी नहीं देती हैं। ओवैसी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट अपने प्रोग्राम कर सकती हैं, तो हमें क्यों इजाजत नहीं दी जा रही है। इस पूरे मामले पर अपना अपना रुख रखने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, जिसमें खालिद इबादुल्ला हैं, तर्जुमान तृणमूल कांग्रेस, और एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद, यूथ सदर एमआईएम हैं। फिलहाल हमारे साथ खालिद इबादुल्ला साहब जुड़ चुके हैं। खालिद साहब, आपका खैर मकदम है। मगरबी बंगाल के इस बार के इंतखाबात कितने मुख्तलिफ हैं टीएमसी के लिए? देखिए, मुख्तलिफ इलेक्शन उन लोगों के लिए है जो लोग आते हैं 4.5 साल के बाद और अपनी सोचते हैं कि हम लोग बंगाल में आके, और ख़ास तौर से ये लोग ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को लड़ाकर जी और एक आपस में भाईचारगी को बांटकर ये इलेक्शन लड़वाना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं जी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे जो उड़ के पंछी जो आ जाते हैं जी, इन लोगों के साथ मैं समझता हूं कि जनता, बंगाल की जनता बिल्कुल सतर्क हो चुकी है। और खास तौर से मैं एमआईएम के बारे में ये कहूंगा कि मुझे याद है वो दिन जब साक्षी महाराज ने टीवी में आकर कहे थे कि ओवैसी साहब को भगवान उसको सेहत याब रखे और उसकी सेहत तंदुरुस्ती इजाफा करे जी। तो मुझे यहाँ पे कहने में जरा सा भी झिझक नहीं हो रहा, कोई झिझक की बात नहीं है जी कि भारतीय जनता पार्टी और एमआईएम एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो आपको लगता है साक्षी महाराज की दुआ कबूल हो गई? मैं समझता हूँ हाथ मिलाकर लड़ना चाहिए एमआईएम। तृणमूल कांग्रेस के सामने सेहतमंद एमआईएम नजर आ रही है बिल्कुल मगरबी बंगाल में। सेहत ममता बनर्जी के सामने जो नेत्री ममता बनर्जी वो मैदान बंगाल की भूमि, बंगाल की सरजमी को बहुत अच्छा से पहचानती है और इस मिट्टी से काम करने वाली ममता बनर्जी क्रांतिकारी लीडर है। वो कोई ऊपर से या गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद से आकर बंगाल में लड़ाई नहीं कर रही। 45 साल से उनका सफर है, पॉलिटिकल सफर। उसमें उनके पूरे जिस्म में वाम फ्रंट के लोगों ने उसमें कई टाके लगे हुए, कई चोट आई हुई है उनको, उनके हर शरीर के ऊपर से सर से लेकर पांव तक उनको चोट आई हुई। तो ऐसे नहीं वो 45 साल राजनीति करके और आज जो मुख्यमंत्री दोबारा दो बार बनी है, तीसरी बार बनने जा रही है। खालिद साहब, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी अपने दमखम के साथ मगरबी बंगाल में खड़ी है जनता के सामने, तो फिर डर किस बात का है कि आप पहले बीजेपी को रोक रहे हैं? बात समझ में आती है आपकी जमती नहीं है, लेकिन आप सेकुलर होने का भी दावा करते हैं। फिर ऐसे में एमआईएम यही सवाल उठा रही है कि आप इजहार ख्याल की आज़ादी की बात करते हैं, सेकुलरिज्म की बात करते हैं, तो फिर इलेक्शन लड़ने या अपना प्रोग्राम करने से रोका क्यों जा रहा है एमआईएम को? बिल्कुल, बहुत आपने अच्छी सवाल की है
कि भारतीय जनता पार्टी को कम्युनल कहा था, तो मैं तो यहाँ पे ये भी कहूंगा कि आज मीम का मतलब आपने जानते मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन के नाम से जाना जाता है, और ये मुस्लिम वर्ड को लाकर ये कहां से सेकुलर हो गए। जिस तरह से आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ हम लोग बताते हैं, उसी तरह से एमआईएम का भी मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन जो है ये भी तो एक आरएसएस का ही दूसरा पहलू है। चलिए हमारे साथ हम जिस तरह से आदिल हसन हैं जो यूथ लीडर हैं एमआईएम बिहार के दूसरा रुख रखने के लिए। आदिल हसन, आपका भी खैर मकदम है। मगरिबी बंगाल का इलेक्शन 2 सेकंड में बात नहीं, खालिद साहब मैं जोड़ लेता हूं पहले आदिल हसन को, क्योंकि आपने बहुत सी बातें कर ली है और एमआईएम के ताल्लुक से भी आप बोल रहे हैं, तो उनको भी सुन लिया उन्होंने। उसके बाद आदिल सर को दीजिएगा, सुन लिया, आप सुन लीजिए। एडवोकेट आदिल हसन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदिल हसन, एमआईएम मगरिबी बंगाल का रुख करेगी, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कर दिया कि भाई जहां भी मुल्क में इलेक्शन होंगे हम जाएंगे, अपनी मौजूदगी का एहसास कराएंगे। लेकिन मगरिबी बंगाल में आपको शुरुआत में भी तल्ख तजुर्बा करना पड़ गया है, जलसे की इजाजत नहीं मिल रही है। क्यों रोकी जा रही है एमआईएम मगरिबी बंगाल में? आदिल हसन। अब आपको लग ही रहा होगा क्यों रोकी जा रही है जी। अब ममता बनर्जी जी कहीं ना कहीं तो एमआईएम का खौफ है, तभी ना रोके जा रहा है। यही गलती अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में किया था, और अखिलेश यादव जी कहां से कहां पहुंच गए पूरे हिंदुस्तान ने देखा है, और उत्तर प्रदेश की आवाम ने उनको सबक सिखाया है। ममता बनर्जी जी को ही समझना चाहिए कि हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन में जहां वो टीएमसी रजिस्टर्ड है, वही एमआईएम रजिस्टर्ड है। आप क्यों इतना घबराई हुई हैं? कभी आप बोलती है एमआईएम एक बहुत दूर की पार्टी है, जब आपका इतना मोबिलाइजेशन है, आवाम में पकड़ है, तो आप सबको अलाउ कीजिए। और आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा में जितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, संविधान की रक्षा की बात करते हैं, सेफगार्ड की बात करते हैं, तो ये क्या एक एमआईएम जैसी एक पार्टी है, उसको आप अलाउ कीजिए। बीजेपी, जेपी नड्डा आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, तो एमआईएम से इतनी घबराहट क्यों है भाई? नहीं, घबराहट इसलिए आपने शुरुआत में ये कह दिया कि अखिलेश यादव का क्या हश्र है, तो आप जहां भी जाते हैं एक तरह से गेम चेंजर, एक तरह से आप अपने आप को कहने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि सेकुलर वोट में सेंध न लगे, क्योंकि पुराने जो तजुर्बे हैं सेकुलर पार्टियों के, वो डर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को है। इनका जवाब दे दूं मैं, इनका जवाब दे दूं मैं। सर जवाब दे दूं मैं? जी खालिद सर 1 मिनट। जिलानी साहब, ममता बनर्जी जी गुजरात जब गुजरात जल रहा था, देखिए इन्होंने अच्छी बात कही, पता है ना? ठीक है, ये सुन लीजिए। ठीक है, खालिद इबादुल्लाह को बोल लीजिए, उनको बोलिए, सुन लेने के लिए। उसके बाद आदिल हसन, ठीक है, आप जवाब दीजिए। खालिद इबादुल्लाह जी, आवाज देखिए, ये इन्होंने भी मेरी बात को इन्होंने समर्थन कर दी। आपके एमआईएम के जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने समर्थन कर दी कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, इसीलिए आपने कहा कि अखिलेश यादव को कहां पहुंचा दिया और किसको लाया? ये मोदी को। योगी जी वहां चीफ मिनिस्टर बन गए, तो इनका काम है लाने का। बिहार में क्या किया? बिहार में उसी तरह से लालू के बेटे तेजस्वी यादव को कहां पहुंचा दिया, और उसके बाद आपने नीतीश और बीजेपी की सरकार को ला दिया। तो आपने ही तो सही, मेरी बात पे आपने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे खुशी हुई। आपने सच्चाई पे आप स्टंप लगा दिया, चलिए मुझे खुशी हुई। आदिल हसन, अपने आदिल हसन, ये इल्जाम आपका पीछा नहीं छोड़ता कि एमआईएम फिर साक्षी महाराज भी, जैसा कि उन्होंने कहा कि मगरिबी बंगाल में एमआईएम हमारी मदद करेगी, ये इल्जाम आपका पीछा कर रहा है, मोहर भी लग रही है इस पर। आदिल हसन, अरे बड़े भाई, मुजफ्फरनगर जब अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, मुजफ्फरनगर जैसा फसादात में जब अखिलेश यादव नहीं जाएंगे, तो जनता उनको रोड पर लाएगी ना। जाकर पता कि बिहार की जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार साथ साथ 2015 से 17 सरकार में थे, तब क्या था? भ्रष्टाचार के मामले पर अलग हुआ, और आज जो वहां पे जो हाल हुआ है, आवाम ने एमआईएम सिर्फ 20 सीट पे चुनाव लड़ी थी, और हर जगह हमने जो 5 एमएलए जीते, हर जगह बीजेपी को हराया। आपने कहा कहां पहुंचा दिया अखिलेश यादव को, तो मैं लालू के लड़के को तेजस्वी यादव के बारे में आपसे बोल दिया। अरे यार सुनो ना, अब सुनो खालिद भाई, सुनो।
सुनो टीएमसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए एमआईएम को। नहीं, आप जाके आपको गोधरा जब हो रहा था मैं तो ममता समझा दे रहा बनर्जी हूं, वहीं पे मैं बैठी सुनने के लिए बैठा हूं, आपको मैं समझा देना चाह रहा हूं। आपसे मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आपकी जो कंफ्यूजन है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आपने ही अपनी जबान से एक्सेप्ट कर लिया, खालिद इबादुल्लाह, आप आदिल हसन को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, क्योंकि आप ही को दोनों को अपने अपना रुख रखना है। आप मैं एक ना कह दूं कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, सहयोगी है, हाँ, उसी का जवाब दे रहे हैं आदिल हसन, वही जवाब दे रहे हैं। जी आदिल हसन। अरे यार चुप रहो, सुनो ना, एक्सेप्ट कर लिए। उनसे पूछिए कि शिवेंदु अधिकारी और उनकी पूरी गैंग जो बीजेपी में चली गई उस पर क्या है, इनके 2500 एमएलए और एमपी चले गए उस पर क्या है, 18 सीट जो भाजपा जीत गई बंगाल में उस पर क्या है, गुजरात जब जल रहा था, जब नरसंहार गुजरात में हुआ था, गोधरा हुआ था, तो ममता बनर्जी मोदी के साथ 11 सीट को 25 बता रहे हैं, तो इनको पहले बोल पाएंगे, इनको पहले बोलिए। अरे यार बोलने दो, किसको ले आए जिलानी साहब? ठीक है, आपने 11 को 25 कर दिया, ये एतराज है दूसरे को। सुनिए, ठीक है, सुनिए इनके हर एमएलए जा रहे हैं भाई, अभी तो तमीज से बात करने के लिए तहजीब के दायरे में बात कीजिए। ठीक है, खालिद साहब बतलाइए, आप जब यूपी जिलानी साहब इनको तहजीब के दायरे में रहिए, हम इनको इज्जत कर रहा हूं, नहीं बहुत इज्जत कर रहा हूं, सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आपके टीवी को ये अपमान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं। ठीक है, मैं इनको कहूंगा कि आप जनाब कर रहे हैं, ठीक है, देखिए और ये कह रहे हैं कि कहां से ले आए खालिद साहब, तो इनको मैं उतार दूं, इनकी बुखार, मैं उनको बुखार उतार दूं। अरे यार, मैं तुम्हारा यार नहीं हूं यार, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तमीज से, आप उतार दे रहे हैं, आपको अगर उतारना है बुखार तो मैं उतार देता हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हो। ठीक है खालिद साहब, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, प्लीज आप किसी को पहचानते नहीं क्या? मुझे नहीं जानते क्या? बिल्कुल खालिद साहब, मैं उनसे पहले ये माफी मांगते बोलिए, आप कहाँ से उठा के लेकर आए? नहीं ठीक है, देखिए अब मुद्दा भटक रहा है, प्लीज आप ये अगर जबान नहीं देखिए भटक रहा है, किंतु जबान आदिल हसन बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो थोड़ा सा लहजा उस तरह का आ जाता है, ऐसा कोई इंटेंशन उनका नहीं था कि आपको ऐसा उठा के लेके आए। ठीक है, नहीं वो बिहार से हम लोग, सुनिए, ठीक है, आप अपनी जबान का लिहाज रखें, ऐसे तहजीब से नहीं, लफ्जों का ख्याल रखें। ठीक है, मेरी अपील है, मेरी अपील बिल्कुल। खालिद साहब मैंने कह दिया, खालिद साहब मैंने कह दिया, अरे यार रुको यार, खालिद साहब मैंने कह दिया, खालिद साहब मैंने कह दिया, लफ्जों का थोड़ा ख्याल रखें। खालिद इबादुल्लाह थोड़ा सा ख्याल रखें। चलिए खालिद अपनी बात कर लें, खालिद अपनी बात, जुमला इस्तेमाल आदिल अपनी बात करें। कर सकते हैं, बहुत उतार सकते हैं इनको बुखार। जिलानी साहब जी, अरे जिलानी साहब, एक बात उनसे आप पूछ लीजिए कि आज मटिया बुरूज में जो प्रोग्राम था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, क्यों इन्होंने कैंसिल किया? आखिर एमआईएम से इतनी घबराहट, डर क्यों है? आखिर कॉन्स्टिट्यूशन पे इनका यकीन, जो इनके जो एमपी आके दिल्ली में बात करते हैं, क्या बंगाल में वो कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो जाता है क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जैसे एमआईएम रजिस्टर्ड है, उसी तरह तृणमूल रजिस्टर्ड है, उसी तरह दूसरी पार्टी है, सीपीएम को अलाउ करते हैं, कांग्रेस अलाउ है, बीजेपी अलाउ है, आखिर एमआईएम से इतनी चिढ़ क्यों है? ठीक है खालिद इबादुल्लाह, जवाब इसका, बड़े भाई से कि ऐसा कौन सा डर है कि एमआईएम को आप अभी से रोक रहे हैं मगरबी बंगाल में? खालिद साहब देखिए, पहले तो मैं इनको मेरे जो आए हुए हैं एमआईएम के प्रवक्ता, स्पोक्स पर्सन, उनको कहूंगा कि तहजीब के दायरे में रहे। मैं आपको आप जनाब कर रहा हूं, इज्जत कर रहा हूं, आप टीवी के एंकर को बोल रहे हैं कि कहां से उठा के ले आए। अरे भाई, कोई उठाने की चीज है? मैं खालिद इबादुल्लाह हूं, मुझे क्या उठा के लेकर तहजीब के दायरे से बाहर निकल, इनके साथ क्या डिबेट किया जा सकता है? इनके साथ डिबेट करने के लायक नहीं है ये। ठीक है, खालिद साहब मैंने कह दिया, खालिद साहब मैंने कह दिया, खालिद साहब मैंने कह दिया है आदिल हसन को, वो ख्याल रखें। जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं इनको तहजीब के दायरे में दवा दूंगा, मैं आप जनाब के दायरे में दवा दूंगा कि मैं अपनी सभ्यता से नीचे नहीं उतरता हूं, कि मैं मेरी जबान कभी खराब नहीं करता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जवाब ये दे रहा हूं। आज लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? लॉ एंड ऑर्डर बंगाल पुलिस के हाथ में है, कलकत्ता पुलिस के हाथ में। आज बंगाल मटिया बुरुज में ये जलसा करने जा रहे थे, मीटिंग करने जा रहे थे। मैं समझता हूं कि इनकी खैरियत रह गई कि लोग, बंगाल के लोग और मटिया बुरुज के लोग इतने नाराज हैं इनसे
कि ये वोट को काटकर बीजेपी को मजबूत करने के लिए, आरएसएस के हाथ को मजबूत करने के लिए ये मुसलमान के नाम से वोट चाह रहे हैं। मैं इनसे कहूंगा कि मुसलमान को आप हटा दो ना, मुस्लिम इस्लाहुल मुस्लिमीन हटा के आप कोई सेकुलर फ्रंट बना के लड़ो ना। आप मुसलमान को क्यों हर जगह नुकसान करना चाह रहे हो? अब आपको क्या ये शोभा देता? आप अपने नाम से मुसलमान 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 करके लड़ाई करो। यहाँ पे हम हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं और यहाँ पे भाग करने आ रहे हो। आज मटिया बुरुज में लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं देखेगी पुलिस, कैंसिल नहीं करेगी, तो इनकी खैरियत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी को इतना लोग वहां पे नाराज हैं, बहुत गुस्से में है कि वो आएगा तो उसको हम लोग सिखाएंगे, सबक सिखाएंगे। तो वो सबक सीखना चाहते थे क्या? ठीक है, सबक नहीं खालिद सिखाना था। ठीक है, खालिद इबादुल्लाह, लाइन ऑर्डर की वजह आप बता रहे हैं, लाइन ऑर्डर की आप वजह बता रहे हैं। तो जब इलेक्शन का बाकायदा अनाउंसमेंट होगा, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, तो क्या तब क्या करेंगे आप? क्योंकि एमआईएम तो आएगी ना, उन्होंने मन बना लिया है कि मगरिबी बंगाल में इलेक्शन लड़ना है, तब तो आएंगे। देखिए उस वक्त तो इलेक्शन जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा तो उसमें तो बंगाल की पुलिस का हाथ नहीं रहेगा, इलेक्शन कमीशन का हाथ रहेगा जी। अब इलेक्शन कमीशन सेंट्रल फोर्स लाएगी, सेंट्रल फोर्स उतारेगी, तो इलेक्शन कमीशन जब उतारेगी तो बंगाल के पुलिस के अंदर में दायरा तो नहीं रहेगा, तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का कहां रहा? इसमें तो लेकिन पुलिस तो वही रहेगी। कहीं ना कहीं आज तो असदुद्दीन ओवैसी ने आज बाकायदा कहा कि जब हम इलेक्शन लड़ने के लिए जाएंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा, तब इन पुलिस वालों को जो हमें परमिशन नहीं दे रहे हैं उन्हें वहां से हटाया जाए। उन्होंने अभी से शुरुआत कर दी है इसकी। अभी अगर इन लोगों को यहाँ पे परमिशन दिया, अगर उनको इनके कुछ गड़बड़ हो जाए तो इन लोग तो सीधे रूप से ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस को इल्जाम ठहराएंगे। तो इससे अच्छा है कि ये जो होने वाला पब्लिक जनता यहाँ इसकी नाराज है इनसे, क्योंकि बिहार देख चुकी है किशनगंज का हालत भी। उन लोग नहीं, खालिद साहब, इसका मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, इन लोगों को मारने के लिए बीच मोड़ में खड़ा हो गए थे। नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि लोग मुखालिफ है, जनता खिलाफ है? अगर आप प्रोग्राम की इजाजत दे देते, पता चल जाता। मैं जनता मुखालिफ है, मैं नहीं कर रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर कह रही है, लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस के हाथ में। उनको ठीक है, आदिल साहब, भी है उनके पास, ठीक है, आदिल हसन, रिपोर्ट रहती है ना, आपको रिपोर्ट है तभी तो रोका गया। वोट बैंक को बिगाड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट बैंक को बिगाड़ रहे हैं और लाइन ऑर्डर का मसला पैदा करते हैं, ये इल्जाम आप पर है। जवाब। जिलानी साहब, आपको पता होना चाहिए जो बिहार में एमआईएम लड़ी, अब एक भी केस एमआईएम पे नहीं हुआ, एक भी ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन तक का केस एमआईएम पे नहीं हुआ। झारखंड में हम चुनाव लड़े, एक भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वॉयलेशन तक का केस हमारे पे नहीं हुआ, ना उत्तर प्रदेश में हमारे पे हुआ। अभी गुजरात में हम जीत कर आए हैं और मोदी के गढ़ में, अमित शाह जी के गढ़ में हम चुनाव जीत कर आए अहमदाबाद में, और वहां पर नहीं हुआ। इनसे ये पूछिए कि जितने भी इनके जो आला अफसरान है जो तृणमूल कांग्रेस सरकार के इशारे पे कर रहे हैं, सबका नाम फेरिस्त बन चुका है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में देंगे, चाहे उनके ज्वाइंट कमिश्नर हो, कमिश्नर डीसीपी ट्रैफिक हो, या जो भी लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्शन कमीशन के पास हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे और वहां पर रखेंगे, और दोबारा ये रोकेंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि इनको नहीं पता, इनको लगता है कि बंगाल पुलिस इनके इशारे पे कर सकती है। मेरे पास कलकत्ता हाई कोर्ट का रास्ता खुला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुला है, हम लोग लीगली तौर पर मजबूत है। इन्होंने एक हफ्ता से टाल मटोल किया कि परमिशन दे दिए हैं, नहीं दिए हैं, दे दिए नहीं दिए, और कल रात में इन्होंने कैंसिल किया 2 बजे रात में। इतनी इनको अगर हिम्मत थी तो एक दिन पहले कैंसिल करते ताकि हम हाई कोर्ट में अपना पिटीशन डाल देते, लेकिन ये डरते हैं। ये साफ पूरी दुनिया देख रही है। बंगाल की आवाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस्तकबाल के लिए खड़ी है, और आवाम को एक लीडरशिप चाहिए, आवाम को एक वॉइस चाहिए, जिस वॉइस के चलते आज खालिद इबादुल्लाह साहब, आप उत्तरी दिनाजपुर, बंगाल की पुलिस ने एमआईएम को रोक लिया, ओवैसी को रोक लिया, लेकिन इसके साथ ही आपने मौका दे दिया पब्लिसिटी का, रोक करके। क्या मानते हैं आप? देखिए, मैं फिर तीसरी बार मैं इनके बात पे बहुत खुश हूं कि इन्होंने फिर एक्सेप्ट किया और फिर अपने को ये कहा कि आज भारत पुलिस का जो फहरिस्त बन गया है, कोड ऑफ कंडक्ट के बाद इन लोगों को किया जाएगा, क्या करना है। तो ये तो अमित शाह, नड्डा जी और नरेंद्र मोदी और उनके चट्टे बट्टे सब कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके सारे से इनके साथ इनके पास भी वो लिस्ट चला गया, जरूर इनके पास लिस्ट गया, लिस्ट गिनवाने लगे। तो अमित शाह, नड्डा जी और नरेंद्र मोदी जी के सारे पे इनका काम हो रहा है। तो सारे मीडिया में है, सारी चीजें हो रहा है। इनकी लिस्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
नहीं, मीडिया में नहीं, मीडिया में तो मैं कभी नहीं देखा हूं सर। मैं मीडिया में ना कोई लिस्ट देखा हूं, ना कोई लिस्ट का नाम मैं अभी तक देखा हूं। इनके पास लिस्ट आ गया तो कहां से? ये लिस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट फैसला कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल ब्यूरो है, उसके इलेक्शन वो सब ठीक है। आपने परमिशन नहीं दी रैली की, आपने परमिशन रैली की रोक करके एक तरह से MIM को पब्लिसिटी का एक बड़ा मौका दे दिया है, बचा दिया। ममता बनर्जी ने इन लोगों को बहुत, मैं समझता हूं कि इनका जो हालत होता है, जनता, मैं फिर कह रहा हूं, जनता यहाँ के आवाम इतनी नाराज है इन लोगों से कि ये लोग को इस तरह से आने वाले दिनों में धीरे धीरे जो गुजरात की बात करते हैं, ये गुजरात में क्या किए? गुजरात में भी कांग्रेस का वोट काटकर इन लोगों ने आज नरेंद्र मोदी जी को मजबूत किया। आज गुजरात में भी जाके वही हालत किया है जो उत्तर प्रदेश में किया। गुजरात में ही जाकर वो झारखंड का हालत किया, बिहार में तो इन्होंने 16 सीट इनको हरा दिया, लालू जी के लड़के को, तेजस्वी यादव को। ये वो तो सरकार बनने वाली नहीं थी, इन्होंने बनवा दिया जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि साक्षी महाराज ने इनकी दुआ दी है। ठीक है आदिल हसन, इसका जवाब, आप खेल बिगाड़ते हैं जहां भी जाते हैं, ये इल्जाम आपका। आदिल हसन बट्टे हैं, उनके काम कर रहे हैं। ठीक है, नहीं इल्जाम नहीं है सर, ये है, ये बिल्कुल सर इनका इल्जाम। ठीक है, आपका जवाब दे रहे हैं आदिल हसन। और आदिल हसन जवाब। जिलानी साहब, आप पढ़े लिखे पुराने सहाफी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेबसाइट आप चेक कर लीजिए। ऐसी एक भी सीट पर MIM के चलते कोई भी NDA नहीं जीता है, और हमने जो 5 सीट जीती है उसमें NDA को हम हरा के आए हैं। इनसे काम बनता नहीं है, और इनको कांग्रेस की इतनी फिक्र क्यों हो रही है? यहां पर तो बंगाल में तो कांग्रेस के खिलाफ और CPM के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? और UPA में 1 में, UPA 2 में जब MIM थी तब क्या दिक्कत थी? उस वक्त ये NDA के पार्ट थे। तो आप बतलाइए, बंगाल अगर MIM कुछ नहीं, आप मेरे लिए हमदर्दी क्यों कर रहे हैं? आप मेरे आने दीजिए और मजबूत किए भारत। आप मुझे आने दीजिए, अरे मुझे आने दीजिए जिलानी साहब, मुझे आने दीजिए बंगाल। आप क्यों रोक रहे हैं? कितना दिन रोकिएगा? बंगाल गवर्नमेंट का, कितना दिन रोकिएगा? लॉ एंड ऑर्डर बंगाल सरकार के, ममता बनर्जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आप ममता बनर्जी की जगह में सुनिए, ममता बनर्जी को लॉ ऑर्डर देखना होगा। आप ये जो गलत है, ज्यादा दिन तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब लगेगा, कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो आप आओ। बैरिस्टर कौन, देखिए किसी को कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आप जिस तरह से आ रहे हैं आएंगे और हराएंगे, बीजेपी को भी हराएंगे और आपको भी हराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, खालिद इबादुल्लाह, MIM को किस तरह से आना चाहिए मगरिबी बंगाल? बीजेपी को जिताएंगे। नहीं, खालिद इबादुल्लाह, मगरिबी बंगाल में MIM पहुंच चुकी है, बीजेपी को जिताएंगे, हराएंगे, दोस्त भी मिल रहे हैं। अब आप बताइए कि कैसे आए मगरिबी बंगाल में MIM? बीजेपी को जिताएंगे। आपके साक्षी महाराज आपको दुआ दे चुके हैं, साक्षी महाराज आपको दुआ दे चुके हैं, इसलिए बीजेपी को अब जिताएंगे, और जो अपोजिशन पार्टी उसको कमजोर करेंगे। हराने की बात नहीं कर रहे, हो सकता है 2-4 हजार वोट इधर हो जाएगा। ममता बनर्जी हम लोगों के खालिद इबादुल्लाह, आपको साक्षी महाराज की दुआ पर काफी यकीन हो गया लगता है। 2011 में 1 सेकंड, क्योंकि साथ में रहे बिल्कुल उनके साथी है, उनके साथी की बात एनडीए में साथ में रही है, उनके फ्रेंड है, उनको उनके बात को एक्सेप्ट करना एनडीए में साथ थी, इसलिए बहुत पुराना रिश्ता है ना। देखिए साथ एनडीए से इनका पुराना रिश्ता रहा है ना। पीठ छुरा नहीं बोलती वो साथ में थी तो खुलेआम थी, अटल कैबिनेट में मंत्री रही है, खुलेआम थी। अभी खुलेआम जब लड़ाई लड़ रही है बंगाल की सरकार को अटल कैबिनेट में साथ रहे, नहीं मार रही जी। ठीक, बहरहाल पीठ पे छुरे नहीं मार रही है, पीठ पे छुरे मारने वालों को ममता बनर्जी पसंद नहीं करती है, बोलती है। वो खुलेआम थी, अलायंस था, आप अलायंस कर लो, आप अलायंस कर लो भारतीय जनता पार्टी से, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो ममता बनर्जी अलायंस की थी, आपने कहा ममता बनर्जी अलायंस की थी, तो आप मंत्रालय। एक आखिरी सवाल खालिद इबादुल्लाह, आप क्या चाहते हैं, अलायंस करें MIM? बनर्जी एनडीए की, आप जो अलायंस करता है उसको आने देंगे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारे बारे में बोले, ममता बनर्जी के बारे में बोले, वो अलायंस उसमें थी, एनडीए के अटल जी की सरकार में थी, तो मैं तो कह रहा हूं वो अलायंस में थी। अगर वो चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना खुलकर आ जाओ ना, अलायंस कर लो, आपको इसमें कोई इसमें रुकावट नहीं है।
आप जाके अलायंस करके और भारतीय जनता पार्टी का झंडा और आपका झंडा मिला के कैंपेनिंग करो। बहुत बहरहाल मगरबी बंगाल में अभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं हुआ है। जब लागू होगा तब सारी कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की होगी। एमआईएम का क्या रुख होगा मगरबी बंगाल को लेकर और टीएमसी का क्या होगा, इन तमाम सियासी पार्टियों का रुख तय करेंगे मगरबी बंगाल के अवाम। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया दो रुख में अपना अपना रुख रखने के लिए। आदाब।